वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। गुमला जिले के परमवीर एल्बर्ट एक्का स्टेडियम में सर्वजन पेंशन योजना की विधिवत तरीके से शुरुआत सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की और इसी अवसर पर सूबे के मंत्री रामेश्वर उरांव व जोबा माझी के साथ ही विधायक और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने गुमला में आयोजित पेंशन वितरण सह जागरूकता कार्यक्रम में कहा कि राज्य गठन के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब उत्तराखंड के सभी योग्य लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। जो पदाधिकारी इसमें सहयोग नहीं करेंगे उनकी नौकरी जा सकती है और हर महीने की 5 तारीख तक पेंशन मिल जानी चाहिए। ऐसा नहीं होने पर जिम्मेदार जो होंगे वो उन्हें दंड दिया जाएगा। जाता था तो उससे सबसे पहले लोग मांगते थे हमको पेंशन दो, हमको राशन कार्ड दो। इतने लोगों को पेंशन देना और राशन कार्ड देना किसी विधायक और सांसद की बस की बात नहीं। उसका घर द्वार भी बिक जाएगा तो किसी को पेंशन और राशन नहीं दे सकते। हमने इसके लिए भारत सरकार से कहा, मौजूदा डबल इंजन एक इंजन दिल्ली में बन गया है, उस बात प्रधानमंत्री से हमने कहा कि क्यों नहीं इस देश के वृद्ध लोगों का जो ये पेंशन है इसको यूनिवर्सल कर दिया जाए, सब जन के लिए कर दिया जाए। क्या भारत सरकार में इतना भी ताकत नहीं है? क्या इस देश के गरीबों को, वृद्धाओं को, बुजुर्गों को पेंशन दे सके? जो हमारे गांव देहात के आदिवासी, ओबीसी, पिछड़े वर्ग के लोगों को जो वहां तक पहुंच से बाहर था, वैसे बच्चों को भी मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा प्रदेश छात्रवृत्ति के तहत विदेश पढ़ने के लिए भी बच्चों को चयन करने का इन्होंने निर्णय लिया। ये राज्य के हमारे गरीब आदिवासी मूलवासियों के लिए बड़ा बड़ा फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। सरकार का जो तरीका है काम करने का, आपने देखा होगा पिछले साल नवंबर-दिसंबर में आपके अधिकार, आपकी सरकार और आपके द्वार, ये इतना बढ़िया तरीका है, शायद ही किसी राज्य ने इस तरह का प्रोग्राम चलाया कि हम इसे सर्वजन पेंशन योजना करेंगे। सभी के लिए ऐसा न हो जो पेंशन पाने योग्य हो, जिसको पैसे की जरूरत हो, जिसको आय के साधन नहीं हो, वह सरकार के इस सहायता, छोटी सहायता के रूप में अपने आप को कम से कम सुरक्षित रख सके, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि कम से कम उसके पास एक छोटी सी ही सही एक आय की साधन है जो सरकार उसे उपलब्ध करा रही है। परंतु कुछ छूटे हुए व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए अति शीघ्र पेंशन के लाभ से जोड़ा जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आश्वस्त करना चाहता हूं कि गुमला प्रशासन इसे योजनाबद्ध तरीके से कार्यान्वयन कराते हुए अति शीघ्र सभी लाभुकों को योजना देते हुए इसे सैचुरेशन मोड में कंप्लीट कराएगी। और वहीं राज्यसभा सांसद महुआ माझी आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंची। वहां उन्होंने महिला कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से भी खास मुलाकात की। आपको बताते चले कि कांग्रेस की महिला प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में महुआ माझी का सम्मान भी जोरदार तरीके से हुआ, जिसके बाद महुआ माझी ने इस दौरान ये कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, बन्ना गुप्ता, दीपिका और कई महिला विधायकों ने हमारा साथ निभाया और ये भी उम्मीद है कि आगे भी हमारा साथ इसी तरीके से देते रहेंगे। उनका धन्यवाद देने आई हूँ। वहीं गठबंधन के सवाल पर महुआ माझी ने ये कहा कि आधी आबादी को सम्मान दिया गया है, इससे महिलाएं उत्साहित हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह ने ये कहा कि टिकट मिलना नहीं मिलना, चुनाव लड़ना, ये सब होता रहता है, लेकिन एक महिला को राज्यसभा भेजकर महिलाओं का सम्मान किया गया है।
कांग्रेस भवन में कांग्रेस को, महागठबंधन को, क्योंकि सबका इसमें साथ रहा, सभी लोग गए। मुझे जब सर्टिफिकेट मिला तो कांग्रेस के तमाम बड़े जितने भी हमारे यहाँ माननीय हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, माननीय बन्ना गुप्ता जी, माननीय सुबोध कांत सहाय जी, माननीय आलमगीर आलम जी और जितने भी महिला विधायकगण हैं, अम्बा जी, पूर्णिमा जी, दीपिका जी, सभी लोग वहाँ गए वहाँ पर और मेरी हौसला अफजाई की, मेरा साथ दिया और आगे भी साथ उनका मिलेगा और मेरा भी साथ रहेगा। यही कहने के लिए मैं आई हूँ, धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बिल्कुल, देखिए आधी आबादी को सम्मान दिया गया है और सारे कार्यकर्ता पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, हर स्तर पर सब लोग बहुत उत्साहित हैं। कि महुआ मांझी जी जब से जीती हैं तब से लगातार इनको बधाइयों का सिलसिला जारी है और इन्होंने कल मन बनाया था कि आज कांग्रेस दफ्तर में जाकर के सभी कांग्रेस जनों का धन्यवाद करेंगे। तो हमने इनको कहा था कि आप ऐसे समय में आइएगा जब महिला सशक्तिकरण के लिए महिला कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक चल रही होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप हमारा धन्यवाद करेंगे, हम आपका स्वागत करेंगे। तो ये दोनों के प्रयास से जो गठबंधन का मूल धर्म है उसका हम लोग पालन करते हुए आज इनका यहाँ पे महिला कांग्रेस ने स्वागत भी किया है। हमारी जो महागठबंधन की राज्यसभा से सांसद चुनकर आई हैं महुआ मांझी जी, आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी तो एक अच्छा अवसर था और एक अच्छा माहौल है कि सभी झारखंड की हमारी प्रदेश पदाधिकारी बहनें, हमारी पदाधिकारी जिला अध्यक्ष बहनें सब लोग आई हुई हैं। तो एक स्वागत नारी सशक्तिकरण के रूप में हम लोगों ने किया है और महागठबंधन के धर्म को हम लोग पालन कर रहे हैं, क्योंकि जीत हार और टिकट तो लगा रहता है, लेकिन किसी भी नारी को अगर सम्मान दिया गया है तो हमारे सम्मान की बात है। और वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बुधवार को आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में झारखंड के पलामू सिविल कोर्ट में पेश हुए। आपको बताएं कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से झारखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रभात कुमार सिंह ने पैरवी की। कोर्ट ने उन्हें 1.5 महीने जेल, 6,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है और लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने तुरंत ही छोड़ते हुए केस का निष्पादन कर दिया है, यानी केस खत्म कर दिया है। और इस मामले में लालू प्रसाद यादव रांची के होटवार जेल में रहते हुए पहले ही 1.5 महीने की सजा काट चुके हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पलामू कोर्ट में पेशी के बाद पटना के लिए रवाना हो गए। ये मामला पलामू कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सतीश कुमार मुंडा की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रहा था। आज 2009 ईस्वी का यह केस था, आदर्श आचार संहिता का केस था, जिसमें लालू जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज कोर्ट में उपस्थित हुए थे, श्री एसके मुंडा साहब के कोर्ट में, और वहां पे जुर्माना की राशि को देकर केस से इनको मुक्त किया गया। कोर्ट ने इनके सारी बातों को सुना और सारे बात को पिटीशन को देखते हुए सारे जो लॉ है, लॉ के अंतर्गत कोर्ट ने इनको फाइन लेकर और इनको मुक्त। और वहीं दूसरी ओर अरविंद ज्वेलर्स के जेवर व्यवसायी राजेश पाल का अंतिम संस्कार राज्य के हरमू धाम में किया गया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अंतिम संस्कार में शामिल रहे और अपनी श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की। परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की गई। इसी अवसर पर उपस्थित लोगों को आश्वासन देते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ये कहा कि इस मामले को 16 जून को कैबिनेट की बैठक में भी उठाया जाएगा। उन्होंने तुरंत डीजीपी को फोन कर मामले में त्वरित कार्रवाई की दिशा निर्देश दिए, जबकि एसएसपी रांची को शहर में क्राइम कंट्रोल करने का निर्देश दिया गया और साथ ही साथ क्राइम मीटिंग कर समीक्षा करने को कहा। इसी दौरान उन्होंने उपस्थित व्यवसायियों को आश्वासन भी दिया कि राज्य स्तर पर क्राइम कंट्रोल को बेहतर बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। गौरतलब हो कि कल दिन दहाड़े रांची में ज्वेलर्स राजेश पाल की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
और वहीं आगे बढ़ते हुए बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की, जहां पर झारखंड का बेहतर प्रदर्शन जारी है। 5वें दिन झारखंड को एथलेटिक्स में स्वर्ण, एक रजत, एक कांस्य पदक हासिल हुआ है और इसके साथ ही साथ झारखंड के सदानंद कुमार तेज धावक बनकर उभरे हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से हरियाणा यानी पंचकुला में 3 जून से 13 जून तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए खेल कूद युवा कार्य निदेशालय झारखंड सरकार रांची के नेतृत्व में झारखंड के एथलीट भाग भी ले रहे हैं। आपको ये भी बताएं कि टूर्नामेंट में सदानंद कुमार ने 5वें दिन स्वर्ण के सुखा को समाप्त करते हुए झारखंड की झोली में एक स्वर्ण पदक डाल दिया है। हजारीबाग के सदानंद कुमार ने 100 मीटर फर्राटा दौड़ में ऋतिक मलिक द्वारा मंगलागिरी 2019 में बनाए गए 10.65 सेकंड के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 10.63 सेकंड के समय में अपना ये स्वर्ण पदक उन्होंने हासिल किया है। वहीं इसी स्पर्धा में रांची के आशु कुमार सिंह ने 10.79 सेकंड के साथ ही झारखंड के लिए कांस्य पदक जीता है। झारखंड की बालक टीम 4 गुना 100 मीटर रिले में विशाल कुमार, आशु कुमार सिंह, विशाल बहादुर, सदानंद कुमार की चौकड़ी ने झारखंड को रजत पदक दिलाया है और इसी उपलब्धि पर झारखंड के खेल निदेशक जिशान कमर, हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने सभी विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है। तो झारखंड का बेहतर प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बताएं कि ये जो खेल कूद का आयोजन है, पूरा कार्यक्रम है, हालांकि हरियाणा में हो रहा है, लेकिन इसमें झारखंड के जो एथलीट्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो भी प्रतिभाग कर रहे हैं और झारखंड में अच्छा प्रदर्शन वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं झारखंड का जो नाम है वो रोशन कर रहे हैं। लोहरदगा पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में बुधवार को एसपी आर राजकुमार ने प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए ये बताया कि नक्सलियों के खिलाफ जिला पुलिस बल लगातार अभियान चला रही है। पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि इसी पर कार्रवाई करते हुए मंगलवार को सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको ये भी बताएं कि जिले के अति नक्सल प्रभावित सेरेंगदाग थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने चपाल, सुडनी और गुणी गांव के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस को यहां पर बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। नक्सलियों द्वारा जंगल में छिपाकर भारी मात्रा में रखे गए विस्फोटक सामग्री और कारतूस बरामद किए गए हैं। एसपी ने जानकारी दी और ये बताया कि फरवरी 2022 में चलाए गए ऑपरेशन डबल बुल के बाद भाकपा माओवादी रविंद्र गंजू जिले में लगातार अपने दस्ते को संगठित करने की योजना बना रहा है और साथ ही पूर्व में छुपाकर रखे हथियार और विस्फोटक का उपयोग सुरक्षा बलों पर करने की तैयारी थी। वहीं गुप्त जानकारी के बाद पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में अभियान दल का गठन किया गया, जिसमें ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। थाना अंतर्गत चपाल, जोरनी और बुरी लोग का द्वारा कुछ मतलब कार्ट्रिजेस, वेपन्स वगैरह और एडी बम वगैरह का रखा और उसी एरिया पर बरामद है। इसी में हम लोग सर्च ऑपरेशन किया है। सर्च ऑपरेशन का हमारा एएसपी ऑप्स श्री दीपक पांडे जी ने लीड किया है और उसमें हमारा लोहरदगा जिला बल और सीआरपीएफ और जेजे सारा स्टेक होल्डर से कर इसको रिकवरी करवाया। यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। हजारीबाग शहर में जल स्रोत और बड़े छोटे तालाबों को नष्ट करने का सिलसिला लगातार जारी है। जल स्रोतों को नष्ट कर उस पर आलीशान मकान बनाने की योजना है। आपको ये भी बताएं कि हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में 36 वार्ड है। अब तक लगभग 100 से ज्यादा तालाबों का अतिक्रमण कर बड़े बड़े आलीशान मकान बना दिए गए हैं, जिससे हजारीबाग का जल स्रोत लगातार घटता जा रहा है। अब बीते कुछ दिन पहले जबरा रोड में एक तालाब मौजूद है और जिसकी गहरीकरण की योजना
नगर निगम ने टेंडर के माध्यम से निकाली। तालाब को 5 फीट गहरा करना है। तालाब का गहरीकरण जब शुरू हुआ तो खुदाई के दौरान निकली मिट्टी को दूसरे तालाब में गिराकर भरना भी शुरू कर दिया। जब मामला सामने आया तो वार्ड क्षेत्र के लोगों ने काम रुकवाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाई। जो तालाब भरा जा रहा था वह कोर्रा में है और ये तालाब 200 साल पुराना है, जिसमें लोग छठ महापर्व, दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन, शमशान घाट जैसे क्रियाक्रम को संपन्न करते हैं। और तालाब को जिसके इशारे पर भरा जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। आपको बताएं कि जब मामले को उपायुक्त नैन्सी सहाय तक पहुंचाया गया तो उन्होंने ये भी बताया कि गहरीकरण की मिट्टी को उठाकर दूसरे तालाब को भरना गलत है। जल्द ही जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा। क्योंकि अभी हम लोग काफ़ी सारे तालाबों की हम लोग साफ़ सफाई वगैरह करा रहे हैं और उसी क्रम में एक ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि किसी एक तालाब से मिट्टी निकालकर उसका उपयोग दूसरे जगहों पर स्थित तालाबों को भरने का काम किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। इसके लिए हम लोगों ने नगर निगम के पदाधिकारी और अपने अंचल पदाधिकारी को भी यहाँ पे निर्देशित किया है कि अपने स्तर से इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करें और आवश्यक कार्रवाई करें। जो सरकारी संपत्ति है, सरकारी तालाब है, उस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो, चाहे वो मिट्टी भरने का हो या अन्य कोई कार्य। वो तालाब नहीं कहेंगे सर, वो 20-25 छोटा छोटा प्लॉट जो 1-1, 2-2 कट्ठा का था, उसको मिला के एक पोखर बनाया गया था पानी को रोक के पटवन के लिए। आज के डेट में पूरा तालाब के पोखर के किनारे जितना भी मकान बन गया, खेती रहा नहीं। अब छोटा सा जमीन है, टुकड़ा में गड्ढा है, उसमें 2 ट्रक मिट्टी भरना है और भर के आवास बना के रहेगा, गरीब लोग है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरायकेला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। दरअसल आपको बताते चले कि अपराधियों ने 3 युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें तीनों युवकों की मौत हो गई है। बताया ये भी जा रहा है कि अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वही जानकारी मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को सरकार की महत्वाकांक्षी टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी लॉन्च की है। दरअसल इस नई नीति से उम्मीद ये की जा रही है कि बिहार में न सिर्फ निवेशकों का रुझान बढ़ेगा, बल्कि बड़े पैमाने पर निवेश भी होगा। देश के टेक्सटाइल एवं लेदर इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगपतियों की मौजूदगी में टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी को लॉन्च करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे बिहार के उद्योग और व्यवसाय विभाग के साथ साथ बिहार के विकास के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने इस मौके पर खासतौर पर उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन की जमकर तारीफ की। नीतीश कुमार ने कहा कि पहले मैं भी देश के कई राज्यों में निवेशकों को लुभाने के लिए जाता था, लेकिन वो तब नहीं आते थे, मगर अब इसमें काफी बदलाव हो गया है। निवेशक अब बिहार का रुख भी करने लगे हैं। इसका क्रेडिट शहनवाज हुसैन को भी मिलना चाहिए। बाकी सब लोगों के साथ आज तो बड़ी खुशी की बात हुई कि भाई अब आप लोग जब बाहर से भी आ गए आज और केंद्र से भी आ गए तो सबका सहयोग है और पूरा का पूरा हम लोगों की तरफ से पूरा सहयोग होगा। आप लोग इसी तरह से मदद करिए ताकि बिहार आगे बढ़ जाए। आप भूलिएगा मत, जिसको आज बिहार कहते हैं वो आपका सबसे पुराना जगह है। इसको मत भूलिएगा कि आपके सबसे पुराने जगह को फिर आगे बढ़ाना है। और वहीं सदर बाजार स्थित बीजेपी जिला कार्यालय में आज गरीब कल्याण सभा का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर दरभंगा के सांसद गोपाल ठाकुर भी शामिल रहे। कार्यक्रम के प्रभारी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सुमन चंद ने सांसद गोपाल जी ठाकुर का भव्य स्वागत भी किया। इसी कार्यक्रम में मंच संचालन जिला महामंत्री सुरेश कुमार सुमन ने किया। मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के सफल और स्वर्णिम 8 सालों की उपलब्धियों को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर सांसद गोपाल ठाकुर ने पीएम मोदी के 8 साल के कार्यकाल में सरकार द्वारा किए गए तमाम कार्यों को भी गिनाया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष राम कुमार राय, पूर्व जिलाध्यक्ष नागेंद्र ठाकुर समेत तमाम बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद नजर आए।
एक योजना के द्वारा लाभुक के बीच में पार्टी अपन कार्यक्रम लकर उपलब्धि के चर्चा कर रहे हैं और ये उपलब्धि प्रधानमंत्री के 8 वर्ष में 370 धारा के बात हुए, नागरिक संशोधन कानून बिल के पास बात हुए, चाहे 3 तलाक कानून के बात हुए, चाहे अयोध्या के भव्य दिव्य मंदिर बने के बात हुए, बाबा विश्वनाथ के हुए, केदारनाथ के हुए, सोमनाथ के हुए, चाहे भेंट द्वारिका के हुए, चाहे आए अयोध्या से जनकपुर 4 लेन के बात हुए, चाहे 6 लेन प्रथम एक्सप्रेस वे आमस टू दरभंगा, फिर दोसर पेज में राजनगर, अखन जो 6 लेन बने के बात हुए, चाहे दरभंगा में एम्स के बात हुए, चाहे देश में 15 एम्स के जो अखन निर्णय मोदी जी के नेतृत्व में भेले हैं। शादियां तो आपने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन जब मंडप किसी थाने में सजे तो हैरत होगी। थाना भभुआ में मंगलवार को एक ऐसी ही शादी रचाई गई। दरअसल पूरे थाना परिसर को झालर और बल्बों से सजा दिया गया। जयमाला के लिए स्टेज भी बनकर तैयार था, खाने पीने का इंतजाम भी था। सबसे बड़ी बात वो ये कि पुलिसकर्मी ही घराती और बाराती दोनों बनकर आए। शादी में जयमाला के दौरान महिला एसआई ने ही दुल्हन की बहन की भूमिका भी निभाई। धूमधाम से कराई गई शादी में पुलिस वालों ने कन्यादान भी किया। दरअसल आपको बताएं कि एक प्रेमी जोड़े के लिए इस अनोखी शादी का आयोजन मंगलवार की रात भभुआ थाना क्षेत्र रामानंद मंडल के नेतृत्व में किया गया था। और रामानंद मंडल ने बताया कि दुल्हन भभुआ के अखलासपुर गांव की आरती कुमारी है, जो कि दूल्हा कबार गांव का अजय पासवान है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के घर वाले इनकार कर रहे थे। लड़की की शिकायत के बाद पुलिस ने शादी को लेकर काफी प्रयास किया। आखिरकार दोनों पक्ष जब शादी करने के लिए राजी हो गए तो थाने में ही इस समारोह का आयोजन हुआ। दुल्हन बनी आरती कुमारी ने यह भी बताया कि हमने ऐसी शादी कभी नहीं देखी, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। मैं भभुआ थाना अध्यक्ष एवं पुलिस की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं इस शादी से बेहद खुश हूँ। तुम्हारे बारात में कौन कौन लोग शामिल हैं? बोलो। थाना प्रभारी हैं और पुलिस के सभी लोग हैं? सभी लोग हैं। मतलब पुलिस के महिलाएं भी हैं। कैसा महसूस हो रहा है? इनके साथ शादी अभी हुआ है तो तुम्हारा जीवन यापन बढ़िया से चलेगा, कैसा महसूस हो रहा है? लड़की अखलासपुर गांव की आरती कुमारी है और लड़का अजय पासवान कबार गांव के हैं। दोनों मेरे ही क्षेत्र के हैं। क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय शादी है, हम लोग पुलिस पब्लिक के समन्वय को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने इन दोनों की शादी की पहल थाना में करने का प्रयास किया। और आज इन दोनों की जब रजामंदी हुई, परिवार के लोग जब मिल गए तो हम लोगों ने ये निर्णय किया कि इनकी शादी हम लोग थाना में करवाएंगे। लड़की चाहती थी कि मेरी शादी धूमधाम से हो, लेकिन पिताजी इनके राजी नहीं हो रहे थे, इसलिए शादी हम लोग थाना में करवानी पड़ी। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बनी रहेगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।